तरफ यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव दरअसल अगले साल होने हैं, फरवरी में अगले साल ये चुनाव होने हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, मोदी का वजीर उत्तर प्रदेश में कौन होगा। ये अटकलें और ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में फरवरी में जो चुनाव होने, उसमें मोदी का सिपह सालार कौन होगा जो चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में चेहरा बनकर। सवाल यह है क्योंकि कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो आखिर मोदी किसे सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। अब तक इस बात को लेकर बहुत अफवाहें थी, लेकिन आज अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया है। तो देखिए जरा मोदी ने किस पर लगा दी है मुहर, देखिए रिपोर्ट। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम मोदी है। आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। देश के सबसे बड़े दंगल की तैयारी, मोदी का कर्म योगी पर दांव। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। यूपी में मोदी ने उतारा सबसे बड़ा लड़ैया, योगी के नाम पर मोदी ने लगा दी मुहर। बीजेपी के लिए देश में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की कप्तानी योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहेगी। बीजेपी की ये वो जोड़ी है जो किसी भी चुनाव का माहौल बदलने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, हर एक आवाज निकलती है मोदी, हर एक के मुंह से एक आवाज होती है मोदी मोदी की। कमल के फूल पर पूरे देश के अंदर दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। यूपी में अगले साल की शुरुआत में यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे का सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का दौर गर्म था, सीएम योगी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब पर विराम लगाते हुए आखिरकार पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया, यानी 2022 में भी योगी और मोदी की जोड़ी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। अलबत्ता पिछले दिनों चर्चाएं आम थी कि 2022 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि किसी और चेहरे पर दांव खेलेगी। पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर योगी पर मोदी का भरोसा हिलने की भी खबरें सामने आई, लेकिन हाईकमान ने अब साफ कर दिया है कि 2022 में सीएम योगी ही वो चेहरा होंगे जिसको आगे रखकर बीजेपी मिशन 2022 में जीत दर्ज करेगी। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों के चयन में भी सीएम योगी की भूमिका अहम होगी। इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। संदेश साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले न तो मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होगा और न ही योगी की जगह किसी और को चेहरा बनाया जाएगा। बनाया जा भी नहीं सकता क्योंकि योगी ही मोदी के रथ के असल सारथी हैं। तो एक बात साफ है कि मोदी के वजीर अगर कोई होंगे तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। उत्तर प्रदेश में तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ही क्यों, योगी पर ही क्यों दांव लगा रहे हैं मोदी, ये आपको बताने जा रहे हैं। वजह नंबर 1, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड है योगी आदित्यनाथ। उनकी छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक नेता के तौर पर भी है। सीएम रहते हुए उन्होंने लव जिहाद और गोहत्या विरोधी समेत तमाम ऐसे कानून बनवाए जिससे उनकी हिंदूवादी छवि को बढ़ावा मिला। इसलिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है। दूसरी बड़ी वजह है लोकप्रियता में सबसे आगे। पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उनके सामने 4 साल में दूसरे तमाम नेता पिछड़ चुके हैं, और यही नहीं, वो यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता
बीजेपी की ओर से राज्य के सीएम बने, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से चूक गए। दूसरी और तीसरी बड़ी वजह आपको बताऊं कि संघ का, आरएसएस का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ को है। तमाम विरोधों के बावजूद वो संघ की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि वो खुद आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। और कहा यह जाता है कि 2017 में भी आरएसएस के समर्थन से ही वो सीएम पद की कुर्सी पर आसीन हुए थे, जबकि अमित शाह और पीएम मोदी खुद योगी को लेकर बहुत निश्चिंत नहीं थे। एक और बड़ी वजह यह है कि कोरोना काल में शानदार काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ खुद भी संक्रमित हो गए। योगी खुद पॉजिटिव थे, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बहुत अहम बैठकें कर रहे थे। स्पेशल 11 और उसके बाद स्पेशल 9 का उन्होंने गठन किया और लगातार बैठकों के जरिए कोरोना के हालात पर, उत्तर प्रदेश और प्रदेश के हालात पर नजर रखे हुए थे। और ठीक होने के बाद सीएम योगी ने यूपी के तमाम जिलों का दौरा भी किया था। यह भी प्रमुख वजह है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि सूबे के लोगों का भरोसा, जी हां, योगी में सूबे के लोगों का विश्वास है। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही लगातार सीएम योगी की छवि लोगों के बीच बेहतर होती गई। क्राइम रेट में गिरावट आई, इसकी सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसके अलावा कोरोना में भी उनके काम की जमकर तारीफ हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों का उन पर भरोसा कायम हुआ। एक और बहुत बड़ी वजह आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सत्ता में आए तो सिर्फ एक आवाज उठ रही थी कि यूपी से अपराध को खत्म करना है। तो योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहले अपराधियों को खत्म किया और बाहुबलियों में खौफ पैदा किया। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं के खिलाफ सीएम योगी का हंटर चला और मुख्तार को पंजाब से वापस लाने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार उत्तर प्रदेश के डॉन रहे इन लोगों की संपत्तियों पर भी योगी का बुलडोजर चला। यह सबसे बड़ी वजह है योगी का पसंदीदा होने की, मोदी का और उत्तर प्रदेश के लोगों की भी पसंद होने की। हमने खुद यूपी के लोगों से जाना कि मोदी के वजीर तो योगी होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मोदी बेशक अपने सिपहसालार योगी को बना ले, आखिरी फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि योगी ने कैसा काम किया है और कितना काम किया। सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ को यूपी के लोग 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं, देखिए जरा। मैं योगी जी को 10 में से 10 नंबर देना पसंद करूंगा। 10 में से 9 नंबर दिए जाए सरकार को। में से 10 नंबर देने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत सफल सरकार रही है। 10 में से 7 नंबर देंगे। 10 में से 7, 10 में से 9, 10 में 10। तो आपने सुना लोगों को, जो लोग योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितने नंबर दे रहे थे, ये मैंने आपको बताया। आइए अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ बाकी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कहां ठहरते हैं, कहां बैठते हैं। 2017 में चुनाव हुए, अगला चुनाव 2022 में, यानी 6-8 महीने बचे हैं, फरवरी में चुनाव होंगे। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ आपको एक तरफ नजर आ रहे हैं, इधर दूसरी तरफ मायावती बहन जी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं। देखिए जरा कौन किस कद में बैठ रहा है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, यानी वोटों के प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां बैठ रहा है। बीजेपी को 2017 में देखिए 39.67% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, लगभग 40% वोट बीजेपी को मिला था यूपी में, 40% के आसपास। जब योगी चेहरा नहीं थे, योगी ने शासन नहीं किया था, अब कामकाज के आधार पर वोटिंग होगी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि मायावती को देखिए, मायावती की पार्टी बीएसपी को 22.23% वोट मिला था। लगभग मायावती का वोट परसेंटेज उससे पहले के चुनाव के मुकाबले जरूर बढ़ा था, लेकिन अखिलेश यादव का वोट परसेंट 21.28% था। यानी सपा और बसपा का वोट लगभग बराबर था, लेकिन कांग्रेस का वोट 6.25% था। उससे पहले लगभग 11% था। कांग्रेस का वोट लगातार गिरा है। लेकिन यहां देखिए कि मायावती अलग चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश अलग चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। वोट ऐसे बटेंगे और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अब तक प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर लोग उन्हें वोट करने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस पे उन्हें वोट मिलेगा। 2022 के नतीजे बताएंगे, लेकिन यहीं से मैं टॉस करूंगा कि आप अगर देखिए, इधर आप सारे मुख्यमंत्रियों को देख रहे हैं, सिवाय प्रियंका के जो मुख्यमंत्री रहे हैं या हैं,
उत्तर प्रदेश के लोग किसको बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, योगी आदित्यनाथ को, मायावती को या फिर अखिलेश यादव को? हमने यूपी के लोगों से जानना चाहा। सुनिए जरा क्या कहता है यूपी का आवाम। योगी जी का नंबर 1 पे है। ईमानदारी की तुलना में तो उनके टक्कर का कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। योगी के सब कुछ गुण है। हाँ। अखिलेश जी, उनके बहुत सारे जो उन्होंने चीज़ें करी ना वो चीज़ें दिख रही हैं, और बाकी किसी के लिए बुरा नहीं कहना, योगी सरकार के लिए भी कुछ बुरा नहीं कहना, बट हाँ अखिलेश जी से मैं सेटिस्फाइड हूँ। योगी ज़्यादा बेटर है। सबसे बेहतर सीएम योगी जी है। इसमें वैसे बेहतर सीएम तो योगी आदित्यनाथ। खासियत बहुत है, जितनी उनकी तुलना की जाए उतनी ही कम है। सर सबसे बेस्ट तो हमारी नज़र में जो पब्लिक हित में काम करे वो अखिलेश जी हमारे बेस्ट हैं। तो आपने सुना लोग क्या कह रहे हैं, आइए अब आपको बताते हैं दरअसल पिछले दिनों अटकलें क्यों शुरू हुई। वक्त कम बचा है, बीजेपी और संघ पूरी तरह से एक्शन में है, पूरी तरह से सक्रिय हो गई है बीजेपी और संघ की टीम। लगातार लखनऊ से लेकर नागपुर से लेकर और दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। जल्दी से आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 15 दिन में एक के बाद एक मैराथन बैठक हुई है। 23 मई को दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई। इसके बाद 24 से 26 मई को लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले संघ नेताओं से मिले हैं। संघ भी एक्टिव हो गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है। 27 मई को योगी राज्यपाल से मिले हैं। 27 मई को लखनऊ में मुलाकात हुई। 31 मई को बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह नेताओं से मिले हैं। उसके बाद अटकलों पर विराम लगा है। 31 मई को बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह सीएम योगी से मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। 3 जून को संघ के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई है। यह बैठकों का दौर चलता रहा। 6 जून को बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भी बैठक हुई है। 6 जून को ही राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिले हैं। यह बैठकों का जो दौर है, इसके बाद से बेशक अटकलें लगी, लेकिन आपको बताएं इसके अलावा कि लेकिन योगी के कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठा सका, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, आपको दिखाऊं कैसा काम किया है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। कोरोना काल में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आएंगे। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव थे और सक्रिय होकर मीटिंग ले रहे थे। उसके बाद लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा योगी आदित्यनाथ चल चुके हैं। लगभग ज्यादातर जिलों और मंडलों का दौरा कर चुके हैं। और आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 1 महीने पहले लगभग कोरोना के केस थे 30,000 से ज्यादा, और आज योगी के एक्शन से ये उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस 1000 से भी कम है। कहां 30,000 थे, लोग कह रहे थे यूपी में हाईएस्ट कोरोना के केसेस होंगे, आज 1000 से भी कम कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं जरा यूपी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, योगी कोरोना में कामयाब हुए या नाकामयाब हुए, कितने असरदार हैं, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। योगी जी ने हर क्षेत्र में बहुत काम किया है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे कोरोना कंट्रोल हो। सरकार ने जो किया वो सही किया, और जो सही समय पे किया, क्योंकि अगर वो सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते तो शायद इसमें फिर प्रदेश की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती। समय रहते हुए योगी आदित्य जी ने खुद उसे जमीन स्तर पर उतर के उसे संभाला, और जहाँ भी जिस तरीके से जो परेशानी थी उनको सॉल्व किया। कोरोना को देखते हुए जो योगी जी ने अपना काम किया वो काफ़ी काबिल तारीफ है, और भी प्रदेशों को देखते हुए यूपी में बहुत जल्दी इस पर काबू पाया गया। कोविड को लेकर हम डिस्कस करें तो कोविड पे इनका अच्छा कंट्रोल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो कोविड था इनका जो कंट्रोलिंग पावर थी अच्छी थी, और इस बार भी जिस तरीके से इन्होंने एकदम टाइट प्रशासन इन्होंने जो लगाया, ओवरऑल लगाया है, और इसी वजह से ही केसेस काफ़ी स्पीड से रिकवरी रेट अच्छा है। कोरोना काल में जो काम किया, दवाइयों की पूर्ति की, उसमें और कोई सरकार होती उस दवाइयों की पूर्ति कभी ना कर पाती, और इतने कम समय में उसने यूपी में कोरोना लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन अभी तक वो जैसे निपटे वो बहुत अच्छे तरीके से निपटे हैं। जितना भी उन्होंने अभी तक काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। ये योगी सरकार इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में रही है। सरकार ने समय रहते हुए अच्छे कदम उठाए, जिसकी वजह से कोरोना पर जल्दी से जल्दी लगाम लग सकी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बेशक योगी आदित्यनाथ कोरोना में सक्रिय थे और उत्तर प्रदेश में जमीन पर थे, लेकिन इस दौरान विपक्षी सियासत भी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा ली है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीर हम दिखाएं,
मुलायम सिंह यादव ने मेदांता में आज वैक्सीन लगवाई है। उनका वैक्सीन लगवाना खबर इसलिए भी है क्योंकि वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव ने उठाए थे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने मेदांता में आज वैक्सीन लगवाई है। मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। वैक्सीन को लेकर बहुत सियासत हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने के बाद अब चुटकी ले रही है बीजेपी चुटकी ले रही। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी क्या करी। मुलायम सिंह ने वैक्सीन लगवाई तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अब चुटकी ले रहे हैं। मुलायम के वैक्सीन लगवाने पर अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। केशव प्रसाद मौर्य ने इस तस्वीर के सामने आने के बाद लिखा, मुलायम जी का स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए धन्यवाद। यानी यह हमला अखिलेश पर था। मुलायम जी का वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश जी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई। कि आगे लिख रहे हैं, इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश कल तक पूछ रहे थे ट्वीट करके कि बताइए जरा वैक्सीन का क्या प्रभाव है, वो भी सरकार को बताना चाहिए, और नेताजी ने आज वैक्सीन लगवा ली। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो चुटकी ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि अखिलेश ने पहले इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसी तरह के विवादित बयान वैक्सीन पर लिए थे और अब उम्मीद करते हैं कि नेताजी की वैक्सीन लगवाने के बाद अब इस पर विराम लगेगा। देखिए जरा क्या कहा था अखिलेश ने और सपा नेताओं ने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता पहले वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये बात कही कि देश में ऐसे बहुत से लोग थे जो वैक्सीन पर गुमराह कर रहे थे। सुनिए जरा पीएम मोदी। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इशारों में उन पर हमला कर रहे थे जो अब तक लोगों को गुमराह कर रहे थे वैक्सीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता को संबोधित किया, लेकिन उस पर भी सियासत फुल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 महीने में 9वीं बार लोगों को संबोधित किया। 5 बजे प्रधानमंत्री लोगों के सामने आए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, 7 जून, 12 मई, 30 जून, 20 अक्टूबर, 20 अप्रैल और 7 जून आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 9 बार अब तक देश को संबोधित किया है, लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री के हर संबोधन के बाद सियासत शुरू हो जाती है। आइए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री ने इधर संबोधित किया, उधर राहुल गांधी खाली बैठे हुए थे ट्वीट करने के लिए और इस पर सियासत करने के लिए। पहले पीएम को सुनिए, फिर बताएंगे आखिर इस पर सियासत कैसे हो रही। सुनिए जरा। वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में
18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की उस वैक्सीन पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर दिया, यह कहकर कि अब केंद्र सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन देगी और राज्यों को भी मुफ्त वैक्सीन देगी। अब राज्यों के पास, विपक्ष के पास कोई प्रहार करने को या सियासत करने को बचा नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, देखिए जरा। राहुल गांधी अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने ट्वीट किया, अगर वैक्सीन सबके लिए मुफ्त है तो प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए क्यों पैसा ले रहे हैं, जबकि कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल सिर्फ सरचार्ज लेंगे, वो चार्ज जो सर्विस चार्ज होगा वो चार्ज लेंगे। उसके बाद भी राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि देश ने सबसे पहले वैक्सीन बनवाई। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले प्रधानमंत्री का कहना है कि 50-60 सालों में यह हुआ कि जो भी बीमारियां आई, चाहे वो पोलियो हो या चेचक हो, इनकी वैक्सीन बनने में सालों लगे। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि बहुत कम वक्त में किसी बीमारी की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने यह बात कही तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई। सुनिए जरा पहले पीएम को। पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह कहना विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभ गया, खासतौर पर कांग्रेस को, कि 50-60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। सुनिए जरा अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। हर बात में घुमा फिरा के पहले नहीं होते थे, सब कुछ मोदी जी के जमाने में होते हैं, ये साबित करने के लिए मोदी जी ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, काम कीजिए मोदी जी, अच्छा लगेगा। हर बात में अतीत को दोहराना और तरह तरह की श्रेयों की जंग छेड़ना ठीक नहीं है। बात श्रेय की नहीं, आपने देरी कर दी है। सारे हिंदुस्तान की लोग और साथ साथ हमारे जुडिशियरी सबकी दबाव में आके आपको यह मानना पड़ा। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि अब वक्त आ गया है, वैक्सीन केंद्र सरकार मुफ्त देगी तो अब राज्यों को अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा कि राज्यों को कैसे अपना रोल अब बढ़ाना होगा। सुनिए जरा। में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है,
वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। तो प्रधानमंत्री उसी सियासत पर प्रहार कर रहे थे जो उनके बोलने के बाद फिर से शुरू हो गई है। सुनिए जरा रणदीप सुरजेवाला क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। तो ये नेता सियासत करेंगे, इनका काम है सियासत करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री का कहना था कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी और उस दौरान युद्ध स्तर पर देश के सभी विभाग जुटे थे कि ऑक्सीजन जुटाई जाए, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई। सुनिए जरा। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। और आइए बात करते हैं भगोड़े मेहुल चौकसी की। बड़ी खबर यह है, एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका में है। हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपए लूट कर फरार है, लेकिन हिरासत में ही रहेगा भगोड़ा चौकसी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे हाथ लगी है, ये आप देख रहे हैं रिपब्लिक पर। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं मेहुल चौकसी को कैसे कोर्ट में लेकर आया गया। पेशी के दौरान आप देख रहे हैं नीले रंग की शर्ट पे मास्क लगाए हुए मेहुल चौकसी जो कि डोमिनिका में है, कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये तस्वीर जो आप एक्सक्लूसिव रिपब्लिक पर देख रहे हैं, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार। मेहुल चौकसी की पेशी हुई कोर्ट में, उस दौरान लाया गया था। नीली शर्ट में आप देख रहे हैं मेहुल चौकसी को। ये देखिए मेहुल चौकसी को आप देख रहे हैं, ये गाड़ी से उतरा है, उसके बाद कोर्ट में इसकी पेशी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट में पेशी की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप मेहुल चौकसी की। कोर्ट में मामला चल रहा है, जमानत खारिज हो चुकी है। मेहुल चौकसी जेल में तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल अस्पताल में भर्ती है डोमिनिका की, और भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मेहुल चौकसी को वापस लेकर आया जाए।
और आइए अब आपको बताते हैं कि मेहुल चौकसी का एक बहुत बड़ा कबूलनामा। जी हां, जिस बात को बता रहे थे कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गया था, मेहुल चौकसी ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है और इस पर सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जो ये बताते हैं कि बारबरा मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड थी। देखिए जरा रिपोर्ट। हजारों करोड़ के भगोड़े का सबसे बड़ा कबूलनामा। मेहुल चौकसी का गर्लफ्रेंड पर खुलासा। बारबरा को जानता है भगोड़ा मेहुल। अक्सर बारबरा से मिलता था चौकसी। अब तक अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा पर सच छिपाने वाले मेहुल चौकसी की हकीकत सामने आ गई है। डोमिनिका के इन्हीं खूबसूरत बीच पर मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के इरादे से एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था। बारबरा मेहुल की गर्लफ्रेंड है, इस बात को खुद चौकसी ने कबूल कर लिया है। मेहुल और उसकी गर्लफ्रेंड एंटीगुआ में अक्सर मिलते थे, इस बात का भी खुलासा हो गया है। ये बात मेहुल ने बारबरा के खिलाफ लिखाई एफआईआर में खुद स्वीकार की है। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भगोड़े मेहुल ने इस एफआईआर में बारबरा से रिश्ते को कबूल किया। उसका कहना है कि बारबरा उसके घर के पास ही रहती थी और वो अक्सर उससे मुलाकात करता था। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं मेहुल का सबसे बड़ा कबूलनामा। किस बात को उसने कबूला है, वो एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। मेहुल चौकसी ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें गर्लफ्रेंड का भी जिक्र है। देखिए जरा मेहुल की गर्लफ्रेंड पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या है उस कबूलनामे में शामिल। मेहुल ने बारबरा यानी गर्लफ्रेंड से रिश्ते की बात कबूली है उस एफआईआर में। उस एफआईआर में लिखा है अक्सर मेहुल चौकसी और बारबरा की मुलाकात एंटीगुआ में होती थी। मेहुल ने इस बात को भी स्वीकार किया है। इसके अलावा एफआईआर में शामिल है कि दोनों साथ टहलने भी जाते थे और क्या इसी तरह डोमिनिका भी गए थे लेकिन वहां पकड़े गए। स्टाफ के साथ भी परिचित थी, यानी मेहुल का जो स्टाफ था उसके साथ भी बारबरा का परिचय था। घर के पास रहती थी, यानी जहां मेहुल का घर था उसके सामने वाले घर में बारबरा रहती थी और बाद में होटल में शिफ्ट हो गई। ये बात मेहुल चौकसी ने एफआईआर में शामिल की है। तो मेहुल चौकसी का कबूलनामा हमने आपको दिखा दिया। आइए हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड का वो पासपोर्ट। रिपब्लिक को ये पासपोर्ट एक्सेस हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं कि मेहुल की गर्लफ्रेंड का ये पासपोर्ट है। मेहुल ने जिस बात को स्वीकार किया है ये आप देख रहे हैं मेहुल की गर्लफ्रेंड। इसकी पुष्टि नहीं हुई लेकिन बताया जा रहा है ये मेहुल की गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट है। मेहुल अब अपनी एफआईआर में स्वीकार कर चुका है कि बारबरा उसकी गर्लफ्रेंड थी। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।